नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक अहम खबरों का ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है तो आपको बता दूं कि बीजेपी हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि नायब सदर जमहूरिया के जो इंतखाबात होने वाले हैं उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा जिसके नतीजे में नायब सदर जमहूरिया के साथ साथ जो अमेंडमेंट 130th बिल है उसे भी मंजूरी मिल जाएगी। तो बहरहाल इस तरह के खदशात खुद कांग्रेस के लीडर पी चिदम्बरम ने अपने एक मजमून में जाहिर किए हैं और कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी को ना जमहूरियत का ख्याल है ना जो इंतखाबी जमहूरियत में वो यकीन रखती है। इस तरह की बातें भी कांग्रेसी कायदीन कहते हैं। लेकिन जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, या हैदराबाद हो या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो हिंदुस्तान के, वहाँ पर ऐसा लगता है कि डिजिटल अरेस्ट के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। आखिर ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, आज हमको आपको बताएंगे और ये समझाएंगे कि किस तरह साइबर क्राइम नुक्ते उरूज पर पहुँच रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखें, डिजिटल अरेस्ट के ज़रिए जो ख़तरनाक टोलियाँ होती हैं जो साइबर क्राइम में मुलविस होती हैं, उनका ताल्लुक़ ये कहा जाता है कि शुमाली हिंद से है और मुंबई से है, और ये आपको फ़ोन करती हैं, व्हाट्सअप कॉल करती हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए कहती हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसमें मुलविस रहे हैं और नतीजे में आपके ख़िलाफ़ आप गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा रहा है और आप ये बात किसी को ना बताएं। और फिर आप के आधार कार्ड इस्तेमाल करते हुए, आधार कार्ड यकीन मानिए कि बहुत ही हसास होता जा रहा है, आधार कार्ड इस्तेमाल करते हुए एक अकाउंट भी खोला जाता है यानी नेट पर, और फिर उसमें आप देखें कि किस तरह के यानी मेल्स वगैरह किए जाते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। तो बहरहाल हैदराबाद में एक 72 साल शख्स 82 साल शख्स को डिजिटल अरेस्ट के जरिए लूटा गया और 75 लाख रुपए यानी 10 दिन तक उसे घर में रखकर 75 लाख रुपए वसूल किए गए। फिर बाद में बताया गया कि 72 लाख रुपए वसूल किए गए। तो आप अंदाजा कीजिए कि इस तरह हज़ारों करोड़ रुपए या इस तरह की टोलियां हासिल कर रही हैं डिजिटल अरेस्ट के जरिए। हाल ही में आपने देखा कि मुंबई में भी ऐसा वाक़या पेश आया था और मुंबई के खातून ने अपने अमेरिका में मुक़ीम बेटी को कुछ ग़िज़ाई अशिया रवाना की थी। उसके बाद ये लोग ख़ुद को पुलिस वाले ज़ाहिर करते हुए, मुंबई क्राइम ब्रांच के अहदेदार ज़ाहिर करते हुए, और आप देखेंगे कि जब ये वीडियो करते हैं व्हाट्सएप पर तो वहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि कोई पुलिस वाले मौजूद हैं, पुलिस का ड्रेस पहनकर, पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर वो आपके से बात करते हैं और कहते हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने मंशियात का कारोबार किया है, आपने गैर कानूनी काम किया है। तो इस तरह के वाक़यात आते हैं। यहाँ तक कि आप ऐसे बच्चे जो अमेरिका और दीगर ममालिक में मुक़ीम हैं, उनके वालिदैन को भी फ़ोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं कि आपका बच्चा वहाँ पर एक्सीडेंट कर चुका है, ऐसे में उसे बचाना ज़रूरी है, अगर बचाना है तो फिर इतने पैसे दीजिए। तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और वो लूट जाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये वाक़या जो पेश आया है, नारायणगुड़ा साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है और ये कहा गया है कि तकरीबन 82 साल शख्स को लूटा गया है और पहले तो विक्टिम का जो है आधार कार्ड नंबर के ज़रिए एक अकाउंट खोला गया और उसे लूट लिया गया। तो बहरहाल अगर आपको इस तरह की कॉल्स आए तो आप यकीन मानिए पूरी पक्के हैदराबादी बन जाइए और फिर उसका वो हशर कीजिए अपनी गाली गलौज के साथ कि फिर दोबारा वो फ़ोन करने से घबराए। अगर वो पुलिस के यूनिफॉर्म में भी हो तो उसका पूरा यूनिफॉर्म उतार दीजिए अपने गाली गलौज के ज़रिए, क्योंकि अगर उससे बात नहीं करेंगे, आप मुँह नहीं खोलेंगे तो फिर वो आपको लूट लेगा। और ये 10 दिन तक उसने डिजिटल अरेस्ट किया है। और आपको बता दूँ कि कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें इस तरह के वाक़यात का सामना करना पड़ा, और लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में बात की, मैं समझता हूं कि तारीख में वो जो जिन्होंने फोन किया था या पुलिस के ड्रेस में थे या पुलिस के यूनिफॉर्म में थे, वो उनको याद होगा कि हैदराबाद में फोन करना कैसा महंगा पड़ता है। तो बहरहाल हम चलते हैं अपने दोस्त अशर यासिर की तरफ और पूछते हैं कि डिजिटल अरेस्ट के जो बढ़ते वाक़यात है उसमें मरकजी हुकूमत क्या कर रही है। देखिए, अभी मुझे एक चीज़ याद आती है आपकी उस बात से कि जब 2016 में नोटबंदी की गई थी, उस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार कम होगा और जो चोरियां हो रही हैं, जो कैश से रिलेटेड जो चोरियां हो रही हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग वाली चीज़ें ये ख़त्म होंगे। लेकिन हमने देखा उसके बाद भ्रष्टाचार भी उसी तरह चल रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग भी उसी तरह चल रही है। अब चोरों ने अलग अलग चीज़ें निकालनी शुरू की हैं। बीच में ये किया जा रहा था, किसी के फेसबुक अकाउंट को हैक किया जा रहा था, उसके बाद हूबहू वही अकाउंट बना करके उसके जो क्लोज दोस्त हैं उनको मैसेज किए जा रहे थे कि मैं यहाँ फंसा हुआ, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, तो वो फिर पे कर रहे थे। उसके बाद फिर चीज़ें खुल के सामने आ रही थी। अब एक नया शुरू हुआ है डिजिटल अरेस्ट वाला, इसको लेकर के ये तकरीबन 6 महीने 1 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक
गवर्नमेंट सिर्फ इस पे बात करती, बट इस पे कोई प्रतिबंध उस तरह से नहीं लगाया गया। हमने देखा कि जिस तरह से गेमिंग पे अभी जब संसद चल रही थी उस दौरान पेश किए गए थे बिल कि गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग बंद होनी चाहिए, ऑनलाइन जो जुआ है वो बंद होना चाहिए, ऑनलाइन गैम्बलिंग बंद होनी चाहिए। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इस पे कई सारी वेब सीरीज़ भी बन चुकी है, किस तरह से वहाँ से काम किए जाते हैं। बट फिर भी जब अब हम तो ये कह सकते हैं कि लोग समझते क्यों नहीं हैं, बट इम्पॉर्टेंट सर ये भी चीज़ होती है कि जब आपके ऊपर ऐसी आफत आ जाती है तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता है। आप वो जितने पैसे मांगते हैं आप दे देते हैं, लेकिन फिर आपको जब एहसास होता है कि मैं ये कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए सबसे अहम चीज़ ये है कि जब भी कोई ऐसी कॉल आती है तो जिसके बारे में कॉल आ रही है उसको होल्ड करके उनसे बात करें पहले। अभी ये भी हो रहा है कि आपके नंबर को हैक करके कोई भी क्या बोलते हैं वेबसाइट से आपके घर वालों को कॉल किया जा रहा है और ये वॉइस कॉल हो रही है, या फिर अभी बीच में एक आया था कि वीडियो कॉल के जरिए कुछ ऐसी फोटोज दिखा करके और उसकी वो सारी चीज़ें की जा रही थी। तो इन सब चीज़ों पे भी लोगों को समझना चाहिए, और अगर ऐसी कॉल आती है तो आपको सबसे पहले उस इंसान को कॉल करना चाहिए जिसके बारे में वो बात कर रहा है। और वैसे भी जैसा कि आपने कहा है कि कुछ फ़ोटोज़ बताई जाती है, तस्वीर बताई जाती है, बुरहना तस्वीर जो होती हैं वो बताई जाती है। कई लोगों को इस तरह की कॉल्स आए और बेचारे शरीफ गरीब लोगों ने अगर वो फ़ोटोज़ देख लिए भी है गलती से तो उन्हें परेशान किया गया। तो इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, अपना लबो लहजा बदल दीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि वो दोबारा नज़र नहीं आएंगे। ये आपका अपना हक़ है, अपने आप को बचाना आपका, यानी सेल्फ डिफेंस के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और कीजिए आप। अगर नहीं करेंगे तो फिर मर जाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर दब जाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर लुट जाएंगे। और लुटना, मरना, दबना ये अपनी डिक्शनरी में मत रखिए, और ये जरूर कीजिए कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए और उसे ये बता दीजिए अपने लबो लहजे के जरिए कि तेरी हैसियत क्या है और तू क्या कर सकता है। बहरहाल वीडियोस में आप देखेंगे कि पुलिस का यूनिफॉर्म में दिखेंगे आपको। जी, एक बार मेरे पास भी एक कॉल आई थी कि मेरे सेल फोन में जो सिम पड़ा हुआ है जिस कंपनी का, तो उसका रिचार्ज खत्म हो रहा था, हालांकि 5 दिन बचे थे खत्म होने में। तो एक अलग कोई जो है वेबसाइट है जो पुराना माल नया माल खरीदती बेचती है, उसकी तरफ से मुझे कॉल किया जा रहा है कि आपके फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म होने वाला है और आपके पास एक OTP आया हुआ है, आप उससे हमें बता दें। तो मैंने कहा ठीक है, बताया नहीं बट देख करके रख दिया। दोबारा फिर फ़ोन आया, तीसरे बार जब फ़ोन आया तो मैंने कहा कि भाई ये बताओ, जो मेरा सिम है वो किसी और कंपनी का है और आपकी वेबसाइट कोई और वेबसाइट है, तो आप मुझे क्यों क्या बोलते हैं OTP भेज रहे हो, और मेरे अकाउंट में उतना पैसा नहीं, इतना तुम्हें लेना है। तो उसके बाद वो गाली गलौज पे उतर आया, फिर उसको समझाया गया। तब इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं और नए नए हथकंडे अपनाए जाए। जिस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया में इंटरनेट की जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं, उसी तरह इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारे क्राइम भी बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि ज़्यादातर क्राइम जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड ही हो गए। अब कोई आपको आपके क्या बोलते हैं यहाँ पे बंदूक रख के नहीं पैसा लेता है, अब वो इस तरह से पैसे लिए जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये सब तरक्की का कमाल है, और तरक्की देखिए इंसान को तबाही की तरफ भी ले जाती है और खुशहाली की तरफ भी ले जाती है, तरक्की की तरफ भी ले जाती है। लेकिन जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, या मसनवी ज़हानत जिसे कहा जाता है, वो भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है या फिर बड़ी इंसानियत को राहत दे सकती है। ताहम आज अगर आप बीमारियाँ जो देख रहे हैं, आप अगर ख़तरनाक से ख़तरनाक बीमारियों का शिकार इंसानों को देख रहे हैं, तो इसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिम्मेदार है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या जो सहूलतें आपको मिल रही है, आराम और आसाइश मिल रही है, उसके नतीजे में इंसान ना चहलकदमी कर रहा है, ना इंसान दौड़ सक रहा है, और ना ही आप देखेंगे कि वो एक्सरसाइज करता है, बल्कि ऐसा लगता है कि इंसान बहुत आराम पसंद हो गया है। लेकिन जहां तक अमेरिकी सदर ट्रंप का सवाल है, उन्होंने ऐसा लगता है कि आराम खुद पर हराम कर लिया है, और उनकी नींद फलस्तीनों ने भी हराम कर दी है अपने बुलंद अज़ाइम के जरिए और अपनी मजलूमियत के जरिए। उसके बावजूद भी ट्रंप जो है अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं, अजीब व गरीब इक़दाम के जरिए अमेरिका को बदनाम करने का बायस बन रहे हैं। उसी तरह जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौरान जो वाक़यात हिंदुस्तान में पेश आए, उससे हिंदुस्तान की आलमी सतह पर छवि मुतासिर हुई है। ख़ास तौर पर फ़लस्तीनों से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, और वो इसराइल नवाज पॉलिसी के हामिल समझे जाते हैं, ऐसे में उन पर भी तनक़ीद देखी जा रही है। बहरहाल अब आपको बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होने वाला है और
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन के कम से कम 80 ओहदेदारों को, यानी फलस्तीनी अथॉरिटी के 80 ओहदेदारों बशमुल सदर महमूद अब्बास को वीजा देने से इनकार कर दिया है। कितनी शर्म की बात है। वो एक जालिम को, एक दहशतगर्द को, और जिससे आलमी अदालत इंसाफ ने, आलमी फौजदारी अदालत ने मुजरिम करार दिया है, जंगी मुजरिम करार दिया है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट किया है। व्हाइट हाउस में बार बार इस्तकबाल करते हैं, लेकिन जो मजलूम फलस्तीनी है, जिन्हें शहीद किया जा रहा है, जिनकी नस्ली तत्हीर की जा रही है, जिनकी नस्ल खुशी की जा रही है, उनके नुमाइंदों को, यानी फलस्तीनी अथॉरिटी के नुमाइंदों को वीजा देने से इनकार करते हैं। आप लाख इनकार करते हैं, लेकिन अब सारी दुनिया जाग चुकी है और अमेरिका से दूरी अख्तियार कर रही है सारी दुनिया। और खास तौर पर आप देखेंगे कि जब कोई लोगों में एक पागल जमा हो जाता है तो वो पत्थर मारने लगता है, चीखें मारने लगता है, गाली गलौज करने लगता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। और जब लोग देखते हैं कि ये हालांकि एक मुतबर इलाके का रहने वाला है, लेकिन इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो फिर उसको और उसके मुल्क को मुस्तरद कर देते हैं और वहां से निकाल बाहर करते हैं बड़ी बेइज्जती के साथ। तो बहरहाल ट्रंप जिस अंदाज में कार्रवाई कर रहे हैं फलस्तीनियों के खिलाफ, उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर वो किस तरह एक दहशतगर्द का साथ दे रहे हैं, यानी नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं, जो एक जंगी मुजरिम है। और उस मुजरिम को आप व्हाइट हाउस में मदऊ करते हैं और उसकी मेजबानी करते हैं। और इस सिलसिले में महमूद आप देखेंगे कि ममदानी जिस अंदाज में कहा कि अगर वो मेयर मुंतखब होते हैं न्यूयॉर्क के और वहां पर नेतन्याहू जाता है तो उसे बड़ी जिल्लत के साथ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि एक तो यह है कि फलस्तीनियों को वीजा देने से ट्रंप ने इनकार कर दिया है। दूसरी बात यह है कि वहां फलस्तीन में फिल वक्त कम से कम 80 जो ताज़ा वाक़यात पेश आए हैं इसराइली दरिंदगी के, उसमें 80 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 6 अफराद ऐसे हैं जो खुराक लेने गए थे। तो बहरहाल अब जो भूख की वजह से मरने वालों की तादाद 350 तक पहुंच गई है, जिसमें बच्चों की अक्सरियत है। लेकिन ट्रंप को फिक्र है, ना आलम इस्लाम को फिक्र है, ना आलम अरब को फिक्र है। तो बहरहाल आपको बता दें कि इस तरह का जो वाक़यात पेश आ रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल सही सर, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने वीज़ा रद्द किया, उसको लेकर के फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि वीज़ा रद्द होने पर उन्होंने खेद जताया और वीज़ा रद्द करने के फैसले को अमेरिका की प्रतिबद्धताओं का अंतर्राष्ट्रीय कानून और मुख्यालय समझौते का उल्लंघन बताया है। उन्होंने अमेरिका के विदेश विभाग से वीज़ा रद्द करने का फैसला वापस लेने की भी अपील की। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन में जो चीज़ें हो रही, सर अभी रियाज साहब ने बताया कि अभी जो नए जो रिपोर्ट है उसमें 80 लोगों की मौत हुई है, जिन्होंने जाम शहादत जिनको हुई है। उनमें सबसे अहम चीज़ ये कि सारे खाना लेने गए थे। अभी हमने कल भी आपको बताया था कि बहुत सारे लोग वहाँ पे बीमारियों से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे भूख से जूझ रहे हैं, और उन सब चीज़ों के साथ में ही फिर उन पर बम बरसाए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी ट्रंप जिस तरह बोलते हैं कि हमने यूक्रेन और रशिया युद्ध के बारे में बहुत बात की और वो अभी ख़त्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में कोई बात नहीं की है। रीज़न यही, जिस तरह अभी रियाज साहब ने बताया कि नेतन्याहू उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी जो बहुत अच्छे दोस्त हैं उन पे उन्होंने टैक्स लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है 50%। अब ये देखना है कि आज जो रिपोर्ट आई है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। अमेरिकी अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इमरजेंसी शक्तियों के तहत लगाए गए जितने भी टैरिफ हैं वो जो हैं अवैध हैं। अब ये भी देखना है कि इसका जवाब किस तरह से दिया जाता है, लेकिन वहाँ की जो कोर्ट है उसकी तारीफ करनी होगी कि वो बेझिझक अपने फैसलों को सुनाती है और वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट के क्या बोलते हैं हाँ में हाँ मिलाने से बचती है, दबाव में काम नहीं करती है। लेकिन फिर भी अगर ये बात कही गई है तो कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने अभी हमने बात की सिर्फ की 50% टैरिफ वाली जो बात की गई, उसमें हिंदुस्तान का बहुत सारा जो काम है वो अमेरिका जाता है। हम अगर लखनऊ से हम बिलोंग करते हैं, लखनऊ की बात करें तो वहाँ पे चिकनकारी का काम होता है जी। और वो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका जाता है। तो परफ्यूम्स हैं, सारी चीज़ें। अगर हम बात करें कानपुर की या फिर यूपी में जितने भी हम देखें डिस्ट्रिक्ट हैं, सहारनपुर है और भी कई सारी चीज़ें जहाँ से चीज़ें ज़्यादातर अमेरिका जाती हैं, विदेश जाती हैं, उन सब का काम ख़राब होगा। उससे फिर बेरोज़गारी लेवल और हिंदुस्तान में बढ़ जाएगा, संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इस वक्त इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। उनका ये कहना, कल जापान में उन्होंने कहा था
कि हमारे देश में जो है जो आमदनी है वो बहुत जल्दी से बढ़ जाती है, दोगुनी हो जाती है। लेकिन आप ये बताइए कि आमदनी दोगुनी कैसे होगी, जिसकी आमदनी ही नहीं है तो उसकी दोगुनी कैसे होगी? अरे भाई, रहने को घर नहीं है लोगों को, कम से कम 80 लाख लोग राशन हासिल कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारी गुर्बत का क्या हाल है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अजीब व गरीब दावे करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भी ट्रंप की नहज पर चल रहे हैं और ट्रंप की तरह बातें करने लगते हैं या फैसले करने लगते हैं। लेकिन बाद वक़्त ये भी शक होता है अपोजिशन कायदीन को कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जो फैसले करते हैं वो नहीं कर रहे हैं बल्कि कोई और कर रहा है, ये भी शक गुजरता है। बहरहाल नाज़रीन, अब हिंदुस्तान में 3 लोगों की हुकूमत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, ये ना समझे, बल्कि ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ इक़्तिदार में जो शामिल है, जो फैसले करते हैं, उसमें अजीत दोवल जो हमारे कौमी सलामती के मुशीर हैं वो भी शामिल हैं और उसके अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह भी शामिल हैं। लेकिन अमित शाह हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि कामयाब वज़ीर दाखिला रहे हैं। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आवाम कहती है कि वो नाकाम वज़ीर दाखिला रहे हैं। और अमित शाह के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि वो उन्हें एजाज़ हासिल है अमित शाह को हिंदुस्तान के उस पहले वज़ीर दाखिले का जिसे तड़ी पार करार दिया गया था और जिसे क़त्ल व गारतगिरी के केस में मुल्ज़िम बनाकर पेश किया गया था। और ये अलग बात है कि फैसले कुछ अलग आए हैं, और फैसले क्यों अलग आए हैं ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। जस्टिस लोया के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, जिनकी अचानक मौत हो गई थी और अमित शाह के खिलाफ वो फैसला सुनाने वाले थे। और अक्सर ये कहा गया था कि उनका कत्ल किया गया और उनके ख़ानदान को डराया गया, धमकाया गया कि तुम लोग पहले तो कत्ल कह रहे हो, आप कत्ल कहोगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी। तो फिर आपने देखा कि उनके ख़ानदान के मुंह पर ताला लग गया। उसी तरह जिस तरह मणिपुर और दूसरे वाक़यात के मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुंह पर ताला लगता है। तो बहरहाल नाज़रीन, खामोशी के मामले में आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इंतहाई दानिशवर और गैर मामूली शख्सियत डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा था कि मोहन सिंह है ये, यानी खामोश। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह वज़ीर आज़म बात करते हैं। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं ईरान से खबर आ रही है और वो है हम ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम किसी भी सूरत में जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर अमेरिका और इसराइल हम पर जंग मुसल्लत करते हैं, हम पर हमला करते हैं, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब मशरिक़ वस्ता में सब कुछ ठीक नहीं है, कभी ना कभी ईरान पर हमला कर सकते हैं इसराइल और अमेरिका। लेकिन आपने देखा कि कुछ दिन पहले जिस अंदाज में इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था उसका मुंह तोड़ जवाब मिला था। उसके बाद फिर जंगबंदी ट्रंप ने करवाई थी। अब मसूद पुज़ेशकियान जिस अंदाज में कह रहे हैं कि हम जंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसराइल करे या अमेरिका करे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इसी दौरान खबर ये भी आई है कि यूरोपीय यूनियन ने कहा है ईरान से कि हम आप पर से पाबंदियां उठाते हैं, लेकिन 3 शराइत हैं जिसकी आपको पासदारी करनी होगी। जी सर, देखिए, जिस तरह से जो चीज़ें अभी आम हो रही हैं और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है किसी भी युद्ध में कूद सकता है, बस ये है कि उसको परेशान ना किया जाए। जी हाँ। अगर उन पे कुछ भी किया जाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे ये भी कहा जा रहा है कि उसको दुनिया याद रखेगी। जी जी। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो चीज़ें चल रही थी, युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में भी हमने देखा था कि वो बात अलग है कि चीज़ें उस तरह से सामने नहीं आती हैं इसराइल की, लेकिन इसराइल को भी काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद वहाँ की जो आवाम थी उसने खुद प्रोटेस्ट करना शुरू किया अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ, कि आपने ईरान को क्यों छेड़ा है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि युद्ध रुकवाने की बात एक आदमी करता रहता है, जिसको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कही थी, तो वही फील्ड मार्शल एक मुस्लिम देश के फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने उनसे फ़लस्तीन के बारे में बात क्यों नहीं की। क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं जो पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं, और ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर क्या बोलते हैं मुसलमानों के हक़ पे कोई बात करता है तो पाकिस्तान में। लेकिन आप ये भी देखिए कि एक तरफ इजराइल जो है वो फ़लस्तीन पे अटैक कर रहा है, वहाँ के भूखे लोगों को मार रहा है, वहाँ की जो प्रेग्नेंट क्या बोलते ख़वातीन हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, वहाँ के बुज़ुर्गों को नहीं छोड़ा जा रहा है, बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वही पाकिस्तान के एक वो आते हैं और वो कहते हैं कि इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है कि अमेरिका अगर किसी को बुलाता है तो ऐसा ही नहीं बुलाता है, उसका कुछ ना कुछ काम होता है, उसे निकालना होता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि हिंदुस्तान की जो इसमें एक अपनी साइड रहती है वो किस तरह रहती है। हमने देखा कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आई, जब वहाँ पे वोटिंग का टाइम आया तो वहाँ पे
हिंदुस्तान के जो लोग थे वो वोटिंग के टाइम पे वहां से गायब हो गए। गैर तो हाजिर आखिर है। ये बताइए, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पे राहत सामग्री भेज रहे हैं और दूसरी तरफ आप वहाँ पे जो उसके खिलाफ वोटिंग होनी है या फिलिस्तीन के पक्ष में जो वोटिंग होनी है उसमें आप शरीक नहीं हो रहे हैं। अरे अब देखिए, इंसानियत सबसे बड़ा अहम होती है। आप आरएसएस के हो, आप संघी हो, आप संघ परिवार से ताल्लुक़ रखते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को कौम परस्त कहे हैं। बिल्कुल आप कौम परस्त कह लीजिए, आप मुहिब वतन हिंदुस्तानी कह लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उस पर अमल तो कीजिए। आपने तो खिलवाड़ किया है हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी से, तबाही बर्बादी हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी को आपने दी है। आप अंदाज़ा कीजिए कि मोदी हुकूमत की नाक़िस खारजा पॉलिसी के नतीजे में आप देख रहे हैं कि पड़ोसी जो हमारे ममालिक है वो हमसे दूर हो गए हैं। अमेरिका तो दूर की बात है, पड़ोसी ममालिक दूर हो गए हैं, और चीन जो है पड़ोसी ममालिक को अपने पूरे शिकंजे में कस चुका है। और आप है कि अब चीन का भी दौरा कर रहे हैं। कितने दौरे करेंगे आप? और दौरे करेंगे तो उसके कुछ कामयाबी यहाँ हासिल होनी चाहिए। आप अंदाजा कीजिए कि अब चीन जा रहे हैं, अमेरिका ने आपको धुतकार दिया है और आप चीन की तरफ जा रहे हैं। चीन ने आपका क्या किया है? चीन ने तो गुलवान वादी है, गुलवान में आपने देखा कि किस तरह चीन ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को मौत के घाट उड़ा रहा था। कम से कम 20 हमारे जो फौजी थे उन्होंने यानी शहीद हुए थे, वो शहादत हासिल की थी। और हमारे वज़ीर आज़म को ये भी अच्छी तरह है, अंदाजा है कि चीन कई किलोमीटर तक हिंदुस्तान में दरअंदाजी कर चुका है, गांव के गांव बसा चुका है। और अरुणाचल प्रदेश जो गांव हैं उनके नाम बदल चुका है। उसके बावजूद भी अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, और दूसरा तिजारती खसारा जो चीन से हमारे को है तकरीबन $92 बिलियन का है, आप किस हैसियत से चीन की खुर्बत हासिल कर रहे हैं? जबकि चीन ही वो मुल्क है जिसने हालिया जंग में पाकिस्तान को हर किस्म का हथियार फराहम किया है। पाकिस्तान की तरफ से उसने प्रॉक्सी वार की है, यानी नियाबती जंग लड़ी है। फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीन की तरफ जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किसी ने कह दिया कि आप चीन की तरफ जाइए अमेरिका को सताने के लिए। अमेरिका आपको इस तरह धुतकार रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी खारजा पॉलिसी की वजह से, वरना कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अमेरिका की यह हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुस्तान को इस तरह धुतकार सके। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये कि हमने देखा कि अक्सर ये होता आ रहा है जब अक्सर चीन में जो चीज़ें होती हैं या फिर चाइना जब अपना नक्शा जारी करता है उस दौरान भी ये कहा जाता है हमारी सबसे अहम चीज़ सर इसमें ये है कि हमारे हिंदुस्तान की जो दरबारी मीडिया है उसको समझना होगा। वो जब तक नहीं समझेगी, जब तक आपका जो कहना तलवे चाटू मीडिया नहीं रहेगी, पत्रकार नहीं रहेंगे, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। एक तरफ ये कहा जाता है कि आप चाइना के माल का बहिष्कार करें, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि मोदी जी जिनपिंग को लाल आंख दिखाएंगे। उसके बाद फिर आप उनसे मिलने जा रहे हैं, मिलने इस वजह से जा रहे हैं कि अमेरिका से आपको रिश्ते अच्छे रहे नहीं हैं। 50% टैरिफ आयद किया गया है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुलाया। दैन फिर जब वो दूसरी बार चुन करके आया, उन्होंने हिंदुस्तान के जो इलीगल लोग वहाँ पे रह रहे थे उनको किस तरह से यहाँ भेजा। अफसोस शुरू से लेकर अब तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को बेइज्जत करने वाला काम किया है, एक देश को बेइज्जत करने वाला काम किया जिसकी आबादी 145 करोड़ है। और वज़ीर आज़म खामोश वज़ीर आज़म खामोश हैं। वो संसद में बयान नहीं देते हैं कि ट्रम्प झूठ बोला, मतलब ट्रम्प पे भी वो बयान नहीं देते हैं। वो बयान देते वहाँ पे हैं जहाँ पे उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं होता है। वो किसी अगर चुनावी रैली में जाते हैं तो वहाँ पे वो ट्रम्प के बारे में बोलते हैं, नाम नहीं लेते, फिर नाम नहीं लेते, इनडायरेक्टली वो बोलते हैं। मतलब नाम लेने में आप इतना डरते क्यों है? सबसे अहम चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से कहा जाता है कि चाइना के माल का बहिष्कार कीजिए, अभी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है चीन की तरफ जा रहा है और पूरी तरह से जा रहा है। सिर्फ इस वजह से जा रहा है कि अमेरिका जो है अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहा है। अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं हैं उसका ये कहना है कि हिंदुस्तान हमारी बातों को मान नहीं रहा है। और जिस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अब तक 40 बार अगर देखा जाए तो ट्रम्प ये बोल चुके हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग थी उसके लिए हमने 24 घंटे का वक्त दिया था और 5 घंटे में वो जंग खत्म हो गई। ये उनका बयान सामने आया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अब इस पर भी देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से कभी कभी कुछ ना कुछ बयान सामने आ जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 4 बार फ़ोन किया गया लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं उठाया। उसके बाद ही ट्रम्प ने बोला कि हमने उनसे बोला 24 घंटे में आप जो है ये युद्ध को ख़त्म कर दें। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आप ये कहते हैं कि आप विश्व गुरु हैं, तो इसमें आपको भी सोचना चाहिए कि हम किस वे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आप सबसे आगे चलते हैं। अभी आप जापान गए हुए हैं, अब जापान से आप आएंगे तो उसके बाद कहाँ जाएंगे। और जिस तरह से चीज़ें हिंदुस्तान में इस वक्त चल रही हैं, आप पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है वोट चोरी का, और वोट चोरी के इल्ज़ाम के बाद आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और कल हमने देखा पटना में किस तरह से बीजेपी के जो लोग गए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों पे किस तरह से लाठी डंडों से वार किया। ये सब चीज़ें चलने के बाद भी अगर देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि मोदी जी पे जो कमेंट किया गया था वो बहुत ही गलत था, तो जिस तरह से अभी आपने बोला कि मनमोहन बोला गया था,
देश के पूर्व स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और यहाँ तक कि कांग्रेस की एक लीडर है जिनको कांग्रेस की विधवा बोला गया था। इन सब चीज़ों पे सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चीज़ें बोली हैं वही हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है इसमें। और जिस तरह की लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की, हाँ वो बात सही है कि अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो आप उसे गाली मत दें, आप उसको सही से समझाने की कोशिश करें, लेकिन बात आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और आप देखिए कि सोनिया गांधी के बारे में आपने क्या कहा, कई ख़वातीन के बारे में, इवन आप अंदाज़ा कीजिए कि ममता बनर्जी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, वज़ीर आज़म के सब जानते हैं। आपको अगर गाली कोई देता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, और आप जब किसी को बुरा भला कहते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन के बारे में 50 लाख की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, तो आपको समझा ही नहीं देता, यानी सुना ही नहीं देता, और आप कुछ अजीब गरीब बकने लगते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, उन्हें अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली लानी चाहिए, अपनी रविश तब्दील करनी चाहिए, और उन्हें यह सोचना चाहिए कि वो चीफ मिनिस्टर गुजरात नहीं है या गुजरात के गली के कोई लीडर नहीं है, बल्कि एक अजीम मुल्क हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म है, और हिंदुस्तान किसी के सामने झुकेगा नहीं, हिंदुस्तान किसी के सामने रुकेगा नहीं। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा पुख्ता यकीन है। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी ये पुख्ता यकीन पैदा कर लेना चाहिए, और तमाम हिंदुस्तानियों को इंडियननेस में बांधना चाहिए, हिंदुस्तानियत में बांध कर रखना चाहिए। मजहब के नाम पर लोगों को जो तकसीम किया जा रहा है, शमशान या कब्रिस्तान के जो नारे लगाए जा रहे हैं, और जो लिबास देकर पहचानने की बात करते हैं, जो फिर ईवीएम का बटन दबाने की बात करते हैं, उन्हें भी ये सोच लेना चाहिए कि वो भी एक हिंदुस्तानी है, और उनकी हरकतों की वजह से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, और वो न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन को $179 मिलियन के हथियार फरोख्त करने को मंजूरी दे दी है। तो आप अंदाजा कीजिए कि ट्रंप जो है वो अमन का नोबेल इनाम लेना चाहते हैं, और फ़लस्तीन में बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, और ये किसकी सरपरस्ती में किया जा रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना ब्रेकिंग न्यूज़ प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।